अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तवील खामोशी के बाद आज मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ दी। उन्होंने नैब और हुकूमत दोनों पर तनकीद की, हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाया, अपनी खामोशी की वजह बताई, पार्टी बयानिए की भी वजाहत की और बताया कि हुकूमत उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहती है क्योंकि हुकूमत के अपने सर्वेज में पता चला है कि नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। नैब ने आज मरियम नवाज को तलब किया हुआ था। मरियम नवाज जाती उम्रा से नैब लाहौर के दफ्तर के लिए निकली मगर नैब के सामने पेश ना हो सकी क्योंकि पेशी से पहले ही नून लीग के कारकुनों और पुलिस में तसादुम शुरू हो गया जो मरियम नवाज के नैब के दफ्तर के करीब पहुंचने तक जारी रहा। पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने जवाबी पथराव किया, आंसू गैस की शेलिंग की और पुलिस ने फिर लाठी चार्ज भी किया। जब मरियम नवाज नैब के दफ्तर के करीब पहुंची तो उनकी गाड़ी भी पथराव की जद में आई। मरियम नवाज की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा जिसकी वीडियो उन्होंने खुद शेयर की जिसमें पुलिस एहलकार उनकी गाड़ी पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। अब हुकूमत और नून लीग दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब तक नून लीग के 50 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मगर सवाल यह है कि नैब के दफ्तर के बाहर जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, नून लीग के कारकुनान भी जख्मी हुए। हुकूमत का दावा है कि पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, नून लीग का दावा है कि उसके कारकुनान बुरी तरह जख्मी हुए हैं। सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक नैब के दफ्तर के बाहर तसादुम जारी रहा जिसकी वजह से मरियम नवाज नैब के सामने पेश नहीं हो सकी और नैब ने मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी, जिसके बाद मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ नहीं थे। अलबत्ता स्टेज पर शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह के साथ तलाल चौधरी और दानियाल अजीज बैठे थे। मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नैब के दफ्तर के बाहर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, फिर पैगामात भिजवाए गए कि मैं वापस चली जाऊं मगर मैं रुकी रही। क्लियरली अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। पंजाब पुलिस जनरली ये नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वहाँ से वो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने जल्दी, क्योंकि गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना ली और एविडेंस के तौर पे उसी वक्त उन वीडियोस को मैंने ट्वीट कर दिया। परवेज़ रशीद साहब का कहना है कि अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी, या जानी नुकसान पहुंचता या मेरी हेड इंजरी हो सकती थी जिसमें मैं अभी अस्पताल में शायद पड़ी होती। उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू किया कि आप अनऑफिशियली कि आप वापस चली जाएं, आप वापस चली जाएं। मैसेजेस आने शुरू हो गए इधर उधर कि आप मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। मैं नैब के दरवाज़े के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना एक मुझे बुलाया है, एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब हैं, मुझसे ले लें। कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगी हमने बुलाया था वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई। मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे। और राना साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, तो वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज़ इशू की और कहा कि आज मरियम नवाज़ वापस जाएँ, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो गई है। फिर वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत ने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी गाड़ियों में मरियम नवाज के साथ पत्थर लाए गए। मरियम नवाज की सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर भर कर लाए गए और ये मेरे या चौहान साहब के कहने की बात नहीं होगी, बल्कि ये मीडिया इस बात का शाहिद है कि सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थरों के थैले भर कर रखे गए थे और वहाँ आकर कारकुनों में तकसीम किए गए और वही पत्थर फिर पुलिस पर और नैब के दफ्तर पर हमले में इस्तेमाल किए गए। जो गाड़ियाँ जिन पर पत्थर लाए गए उनमें से कुछ गाड़ियाँ जो हैं जेली नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ थी, उन पर जेली नंबर लगाए गए थे। कुछ गाड़ियों जो जिनमें पत्थर थे उनको सिक्योरिटी के आड़ में मरियम नवाज की गाड़ी के आगे रखा गया, जिसने आकर पुलिस को हिट भी किया। इस तरह की गाड़ियों के नंबर भी जाली थे। वो एक्साइज डिपार्टमेंट उनकी ओनरशिप जो है वो उसकी तस्दीक कर रहा है और ये जिन लोगों की गाड़ियां थी और जो जैली नंबर प्लेटें लगाई गई थी उस जेलसाजी के मुकदमात भी दर्ज होंगे। इस सब कुछ के बाद अगर
मरीम नवाज साहबा ये कहती हैं जी मुझे नुकसान देने के लिए बुलाया गया था, मैं तो गाड़ी में थी, मुझे पता नहीं, आगे से पत्थर आने शुरू हुए। बीबी आगे से पत्थर नहीं आए, पत्थर आप घर से लेके गई थी, और ये वही पत्थर हैं जो आप इंतज़ामिया पर, पुलिस पर और नैब पर इस्तेमाल करने के लिए दे के गई थी। इल्ज़ामात लगाए गए, नज़र आया कि पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, नज़र आया कि पुलिस ने भी जवाबी पत्थर बरसाए, गाड़ियों से पत्थर निकाल के बरसाए गए, ये भी नज़र आया। फिर मरीम नवाज़ ने नैब के किरदार पर सवालात उठाए, अदालती फैसलों का हवाला दिया और कहा कि नैब तो खुद एक मतलूब इदारा है जिसे अब सवाल पूछने के बजाय जवाब देना है। नैब के इन हथकंडों पर मोहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फ़ैसलों के ज़रिए लगा दी, हाई कोर्ट के जजेस ने अपने फ़ैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी, और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद, इन फ़ैसलों के बाद और इस दहशतगर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद, नैब तो अब एक ख़ुद मतलूब इदारा है। नैब को तो अब ख़ुद जवाब देने कि उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा, पाकिस्तान के एक्सचेकर का पैसा, उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग में क्यों उसका बेदरेग इस्तेमाल किया, क्यों नैब ने उस पैसे के ज़रिए मुखालिफिन को की जोड़ तोड़ की और हुकूमत की मदद की। नैब का असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। ये मेरे पे तीसरा मुकदमा, और अगर पहला मुकदमा इतना अच्छा था तो फिर दूसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर दूसरा मुकदमा इतना मजबूत था तो तीसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला भी ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया, तीसरा जो है उसका भी वही अंजाम होगा जो पहलों का हुआ, यानी कि कुछ नहीं। पैनामा करप्शन, और उसमें से आप क्या निकाल के लाते हैं, एक इकामा, और उसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती तो अरशद मलिक जैसे जज को आप इस्तेमाल करते हैं, जो अब वो मुनसिफ खुद बोल उठा कि भाई मुझसे ज़्यादती हो गई, मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया गया। जज को आप निकाल देते हैं, फ़ैसला आज भी वहीं का वहीं है। शाबाश है भाई। नैब ने नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके दफ्तर पर पथराव किया गया, जिसकी वजह से नैब का अमला ज़ख्मी हो गया। नैब की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक नैब लाहौर ने आज मरीम नवाज़ को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया, लेकिन उनकी जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने के बजाय नून लीग के कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। नैब के 20 साला दौर में पहली मरतबा एक आईनी और कौमी इदारे के साथ इस नोयत का बर्ताव किया गया है, जिसमें नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़ने के अलावा नैब के अमले को जख्मी किया गया। इन हालात में नैब की जानिब से मरीम नवाज की पेशी को फौरी तौर पर मनसूख करते हुए पुरजोर मजम्मत की गई कि नून लीग के अहदेदारों और दीगर शरपसंद अनासिर की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज में कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत की गई है। चेयरमैन नैब से मंजूरी के बाद नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों के गैर कानूनी इकदामात और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज करवाने का फैसला किया है। साथ ही मरीम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबीना इजलास का भी जिक्र किया, जिसमें खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हमारे पास कारकर्दगी दिखाने के लिए 6 महीने। खान साहब को बहुत शौक था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक़ था, अब जाने का खौफ है। और वो खौफ क्यों है? वो खौफ इसलिए है कि इतने जुल्म कर बैठे हैं कि अब उनको सिर्फ इक़्तिदार से चिपकने में अपनी सर्वाइवल नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आपको तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। आपका क्या होगा जब आपको जो 6 महीने की मोहलत मिली है, जब वो ख़त्म हो जाएगी? तो आप तो ख़ुद अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपको 6 महीने की मोहलत मिली है, वार्निंग मिली है। और जो हुकूमत अब मोहलतों पे चल रही हो, वो अब खौफ नहीं खाएगी तो क्या होगा? आगे चलकर मरीम नवाज ने हुकूमत के करप्शन के बयानिए और कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए।
करप्शन का आप राह गलाबते रहते हैं, तो करप्शन का फ़ैसला तो फिर ज़मीनी हक़ाइक़ पे होना चाहिए। बताएं मुझे ज़रा, नवाज़ शरीफ के दौर में आटा, दाल, चीनी, चावल, बिजली, गैस क्या कीमतें थी, आज क्या कीमतें हैं? आप खुद ही फरमाते थे ना कि जब हुक्मरान करप्ट होता है तो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, ऑयल की, पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर इस लिहाज से चोर कौन हुआ? नवाज़ शरीफ पे आप हर जगह तनकीद करते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ के बनाए हुए मंसूबों पर बड़ी ढिठाई से, कमाल ढिठाई से 6-6 बार अपनी तख्तियाँ लगाते हैं। हज़ारा मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, सखर मुल्तान मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, मुल्तान लाहौर मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, बिजली के कारखाने आपने नहीं लगाए ना। जब भी आप CPEC का नाम लेते हो, CPEC की तस्वीरें ट्वीट करते हो, वीडियोस ट्वीट करते हो, लोग कहते हैं शुक्रिया नवाज़ शरीफ। इसके अलावा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी और मसला कश्मीर पर हुकूमती हिकमत अमली पर भी सवाल उठाए। आपका फेलियर फॉरेन पॉलिसी पे भी है, और ऐसा फेलियर है कि शर्म आ जाए इंसान को। 72 साल में किसी वज़ीर आज़म के दौर में, किसी डिक्टेटर के दौर में भारत को क्या इतनी जुर्रत हुई कि कश्मीर की रियासती हैसियत को ख़त्म कर सके? ये स्याह धब्बा भी आप ही के मुंह पे लगा। और आप तो बड़ा खुश आए थे ना अमेरिका से वापस के सालिसी होगी, कश्मीर पे ये होगा वो होगा। कहाँ गई वो सालिसी? कहाँ गई वो तकरीरें और वो स्टेटमेंट्स जो आपने पर्चियों के बगैर दिए थे? क्या हुआ कश्मीर का? आज 72 साल में पहली दफ़ा कश्मीर जो है वो भारत की झोली में जा गिरा आपके दौरे हुकूमत में, और आप चुपचाप देखते रहे। आप क्या कहेंगे कश्मीरियों से कि मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ सका? मैं फ़ोन करता था तो मोदी फ़ोन नहीं उठाता था। ये वही प्राइम मिनिस्टर मोदी जो मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान आए थे, वो आपका फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं करता। ये होता है फ़र्क एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में, एक तजर्बाकार प्राइम मिनिस्टर में, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर में जो हर चीज़ को समझता है, जानता है, अपने मुल्क का इंटरेस्ट वॉच करता है, और एक मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म में। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए आप कश्मीर के नक्शे पे लकीरें खींचने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा, या 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा, या एक शाहराह का नाम बदल देने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम है भाई। मियाँ नवाज़ शरीफ पर जब ये वक्त आया, जब उन्होंने एटमी धमाकों का फ़ैसला करना था, तो मियाँ साहब के लिए तो बड़ा आसान था। 6 एटमी धमाकों के बदले 12 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते तो पाकिस्तान कभी एटमी ताकत ना बनता। बनी गाला का नाम तब्दील करके उसको चागी उसका नाम रख लेते। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क इस हाल तक पहुंचा है। मरियम नवाज खुद पर लगने वाले इल्जामात का जवाब दें। इस मुल्क की बदकिस्मती यही है कि इन जैसे लोग, मरियम नवाज जैसे लोग जो कि बजाय अपने किए पे नादिम हो, वो आके जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उनका मरियम नवाज ग्रुप बैठा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अब कल जो है तो शहबाज शरीफ ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर तीसरे रोज़ जो है तो पता नहीं और कौन सा ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है। ये वो लोग हैं जिनको के कानून के कटहरे में हमने खड़ा करना है, और इनसे ये सारे हिसाब लेने हैं। मुल्क को कर्ज़ों में छोड़ गए, मुल्क को सियासी तौर पर, आलमी तौर पर, सफारती तौर पर तबाह बर्बाद करके चले गए, और आज ये आके तो उसका जश्न मनाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ये तो आपको इनसे पूछना चाहिए कि जी ये आप तो इधर जवाब देने के लिए आए थे, वो जवाब दें। और मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मीडिया विंग को, जिन्होंने कि एक ज़बरदस्त एक ड्रामा रचाया और ज़बरदस्त स्टोरी बोर्ड बनाया कि जो असल बात है उससे डाइवर्जन हो जाए, और इनका जो है तो ये पत्थर और पुलिस और ये भी अपने जो इनके किया हुआ था, इन्होंने ये स्टेज किया, ये ड्रामा इन्होंने स्टेज किया। साथ ही मरियम नवाज से पूछा गया साथियों की तरफ से कि खामोश आप क्यों रही हैं और उसकी क्या वजह बताइए जरा देखिए। मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। डॉक्टर्स ने मेरे सामने, आप यकीन करें, आज मैं वो दोहराना चाहती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल में जब ये मुझे कोट लखपत से लेके आए अपने वालिद की इयादत के लिए, तो उस वक्त 5-7 डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी।
और उन्होंने मेरे सामने मियाँ साहब को कहा कि जब हम रोज़ सुबह ऑफिस में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं, ये पता नहीं फिर हमें आपको देखना नसीब हो या ना। ये मैं गवाह, चश्मदीद गवाह हूँ इस बात की। मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा। मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब मेरे पास होते थे। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था उन्होंने कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहाँ पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मैं खामोश क्यों हूँ। कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज़ किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज़ किया, वरना वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था। ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए। सब पर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत से भी पूछेंगे। एक ब्रेक।